हेलो एवरीवन। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अशोक द एम्पेरर हु गिव अप द वॉर। यानी कि आज बेसिकली हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। किंग अशोक कौन थे और उनके समय में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। गाइस 6 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर देख लें, क्योंकि वो सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक है। एक डेवलपमेंट है पास्ट में, जैसे अर्ली मैन के बारे में पढ़ा, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, और फिर किंग और क्वींस के बारे में, वैदिक सिस्टम के बारे में, और आज हम किंग अशोका के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में भी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। यानी कि हर चीज़ एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैंने हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम चैप्टर का प्रीफेस देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो इस चैप्टर में यानी कि क्लास सिक्स का एक सेकेंड, जी हाँ, क्लास 6 का जो चैप्टर 7 है, इसमें बेसिकली हम किंग अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम किंग अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं और अशोक ने युद्ध क्यों छोड़ दिया, लड़ाई क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अशोक जो थे वो बहुत ही पावरफुल किंग थे और बहुत ज़्यादा किंगडम्स पे उन्होंने विजय प्राप्त किया था, बहुत सारे लोगों को मारा या मरवाया था। लेकिन फाइनली उनका मूड क्यों बदल गया और उन्होंने वार को गिव अप क्यों कर दिया, क्यों छोड़ दिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसी सीरीज में हम ये भी पढ़ेंगे कि अशोक के समय में उनका जो साम्राज्य था, उनका जो किंगडम था या उनका एम्पायर था, वो कैसे चलता था। ऊपर देखिए, अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन इन द हिस्ट्री। इतिहास में दर्ज एक बहुत ही बड़ा रूलर अशोक थे, जो अपने जो भी उनका मैसेज था वो इंस्ट्रक्शंस, इंस्क्रिप्शंस, ये सारे पिलर्स पे उनका लिखा हुआ है। और बहुत सारे रॉक सरफेसेस के थ्रू हम ये जानते हैं कि हाँ, अशोक ये चीज़ करवाते थे। भाई इतना बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ है, तो ऐसा हमारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि हाँ, ये इस समय में अशोक ने ये चीज़ करवाया था। और अलग अलग जगह पे, मान लीजिए कि कोई इंडिया है और इंडिया के बाहर मान लीजिए अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक अशोक का राज्य था, तो कुछ पिलर्स श्रीलंका में भी मिले हैं अशोक के, और कुछ जम्मू कश्मीर में भी मिले हैं, और कुछ पाकिस्तान साइड से भी मिले हैं। तो ये पता चला कि इतने दूर में इनका जो था रूल चलता था। ठीक है, चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि अशोक का फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो किस फैमिली से आते हैं। तो आप एक चीज़ जान जाइए कि किंग अशोक जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के थे, है ना। वो मौर्य डायनेस्टी से ताल्लुकात उनका था। मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किसने किया, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किया था। तो बेसिकली आप ये देखिए कि अशोक जो थे वो ग्रैंड सन थे किसके, मौर्य डायनेस्टी के। अशोक ग्रैंड सन थे मौर्य डायनेस्टी के, और बिंदुसार के बेटा थे, यानी कि बिंदुसार उनके पिता थे। आप फैमिली ट्री देखिए तो एक केशमा और धामा नाम की वो थे, और फिर मोरा, इन दोनों का जब शादी हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य वही है जिन्होंने मौर्य फैमिली यानी कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य किंगडम का स्थापना कर दिया। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन तो यही से बनता है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शादी होता है, अब ये पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन धुरधरा और हेलेना, ये दो उनकी पत्नियां थीं, और इसमें से ये बिंदुसार जो थे किसके बेटे थे ये क्लियर नहीं है, बट हेलेना कहा जाता है कि हेलेना से बिंदुसार का जन्म हुआ था। तो एक राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, दो रानियां हैं, उनमें उनके बच्चे होते हैं केशांक और बिंदुसारा। बिंदुसारा को राजा घोषित किया जाता है या फिर वो युद्ध जीत जाते हैं, है ना, ऐसा हुआ होगा कि युद्ध जीत गए होंगे। बिंदुसारा के बेटा होता है जिसका नाम होता है अशोक, और फाइनली हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। गाइस एक चीज याद रखिए, हिस्ट्री उसी को याद रखता है जो पराक्रमी होता है, जिसने कुछ इतिहास रचा हुआ होता है। इसीलिए एक राजा और एक रानी के बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन उसमें से जिसने बड़ा नाम किया इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज है। जैसे कि आप देखेंगे
कि यहाँ पे 5 नाम आपको दिख रहा है, 5 क्या 9 नाम है, अशोक, सुस्मिन, वीटा अशोका और 5 अदर्स। लेकिन सबसे ज्यादा नाम, आपने सुस्मिन का नाम आपने लाइफ में नहीं सुना होगा, या वीटा अशोका का नाम बहुत कम सुना होगा, लेकिन अशोका का नाम ही इतना ज्यादा प्रचलित क्यों है? क्योंकि उसने एक साम्राज्य बनाया, साम्राज्य खड़ा किया और उसने कुछ अच्छे काम किए। तो फैमिली ट्री में समझने का चीज क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के फादर मदर का नाम याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम याद कीजिए, और बिंदुसारा, फिर अशोका, यानी नंबर 1 नंबर 2। अगर इससे भी नहीं याद कर सकते हैं तो सीधे चंद्रगुप्त मौर्य पे आइए। मौर्य समाज का स्थापना 1, उसके बाद बिंदुसारा और तीसरा नंबर पे अशोका, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल्स टू एन एम्पायर। एक बहुत ही बड़ा किंगडम जब खड़ा होता है तो उसको हम एम्पायर कहते हैं, यानी कि बहुत सारे किंगडम मिलके किंगडम प्लस किंगडम प्लस किंगडम इज इक्वल्स टू एम्पायर, एक एम्पायर बनता है। अशोका हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा रूलर है और वो उस साम्राज्य से बिलोंग करता है, यानी कि मौर्य डायनेस्टी से मिलता है, जिसका स्थापना, मौर्य डायनेस्टी का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य के सपोर्टर कौन थे? तो चाणक्य थे। याद रखिए, अशोक के सपोर्टर चाणक्य नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सपोर्टर चाणक्य थे, जिनका फोटो मैंने लगा रखा है। और चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था, और कौटिल्य जो थे वो किसका सपोर्ट करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य का जो भी आइडिया हुआ, बेसिकली एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, ये जो भी अच्छी बातें सिखाते थे चंद्रगुप्त मौर्य को या बताते थे, उनका जो भी नीति था, उनका जो भी कथन था, वो सारा आपको कहाँ मिलेगा? अर्थशास्त्र नाम के बुक में मिलेगा। बेसिकली अर्थशास्त्र क्या है? एक बुक है, फिलोसॉफिकल बुक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य नीति उसको बोलते हैं, वो उसमें लिखा हुआ है। तो जो अशोका का किंगडम था, एक जो एम्पायर था, वो बहुत सारे सिटीज के मिलने से बना था, ठीक है, जैसे कि पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन। और ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन जो है और तक्षशिला जो है वो सेंट्रल एशिया के तरफ जाने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग था, ठीक है, सेंट्रल एशिया के तरफ जाने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग। तो ये सारे साम्राज्य आप देखेंगे, ये सारे सिटीज जो थे वो एक एम्पायर के अंदर में थे, जो कि मौर्य डायनेस्टी से चला आ रहा था और वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट चीज ये है कि उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप मैप में देख लीजिए कि उज्जैन कहाँ पे है। तो उज्जैन इंडिया में नॉर्थ से साउथ के रास्ते में पड़ता है, यानी कि बीच में उज्जैन है। आप देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा, यहाँ तक्षशिला है, और ये जो वास्ट एम्पायर देख रहे हैं, ये पूरा आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी के अंडर में था, और अशोका ने तो इसको और भी फैलाया था। उज्जैन से या जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज थे, खास करके उज्जैन, वहाँ से मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन्स, ये सारे ये बड़े सिटीज में रहा करते थे। फार्मर्स और हर्डर्स भी गांव में रहते थे। और सेंट्रल इंडिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे फॉरेस्ट था, और वहाँ पे लोग जो थे वो फॉरेस्ट का यूज़ करते थे, उसका प्रोडक्ट यूज़ करते थे, और एनिमल का हंटिंग भी किया करते थे खाने के लिए। बेसिकली पैराग्राफ में ये बताने का कोशिश किया गया है कि उस समय के लोग कैसे होते थे। तो भाई साहब, अगर उज्जैन का बात करें तो उज्जैन चूंकि बीच में है, तो यहीं से आप देख लीजिए कि यहाँ पे मर्चेंट होते थे, ऑफिशियल होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, सिटीज़ में रहते थे, यानी कि मर्चेंट, ऑफिशियल और क्राफ्ट पर्सन, बड़े लोग शहरों में रहते थे। विलेजर्स जो थे, जैसे कि फार्मर और हर्डर्स थे, वो गांव में रहते थे। गैदरर्स फॉरेस्ट गैदरर्स जो थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और हंटिंग एनिमल कौन करते थे? जो फॉरेस्ट में रहते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब आप देखिए कि साम्राज्य एक है, एम्पायर एक है, लेकिन भाषाएं अलग अलग है। इतना बड़ा साम्राज्य है तो लोग जो है वो अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे अलग अलग जगह पे। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड भी खाते थे, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स भी पहनते थे। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एम्पायर बड़ा था, लेकिन चलाने वाला शासक एक ही था, और वहाँ पे लोग क्या खाते थे और क्या पहनते थे।
नेक्स्ट चीज है, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एक एम्पायर जो है एक किंगडम से कैसे बड़ा होता है, तो आप देखिए कि कोई किंगडम जो होता है वो छोटा टर्म होता है और एम्पायर एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। एम्पायर का मतलब दो चार देश उसमें शामिल हो सकता है, और किंगडम का मतलब जैसे नेपाल एक किंगडम है, लेकिन इंडिया इंडिया भी एक स्टेट है, एक कंट्री है, बट पहले जो मौर्य डायनेस्टी में इंडिया था वो एक एम्पायर था। यानी कि यहाँ पे आप देखिए अफगानिस्तान से लेकर के, ये अफगानिस्तान से लेकर के आप यहाँ तक आ जाइए म्यांमार तक, यहाँ श्रीलंका उनका सब जो था, पाकिस्तान, ये सब मौर्य डायनेस्टी का एक एम्पायर हुआ करता था। तो चूंकि एक एम्पायर को ज़्यादा सामान, ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एक एम्पायर में जो होता है बहुत बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, तो उन सबको देखना होता है। तो उसके लिए किंग को या एम्पायर को जो था वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़रूरत होता था। उस पूरे एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको आर्मी का ज़रूरत पड़ेगा और बहुत सारे ऑफिशियल्स का ज़रूरत पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़िए, इससे हमें ये पता चलता था कि एम्पायर्स में बहुत बड़ी बड़ी आर्मियाँ होती थी, ऑफिशियल्स होते थे, है ना, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़रूरत होता था उस पूरे एम्पायर को चलाने के लिए। एक बड़े से एम्पायर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज एम्पायर है, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से रूल करना होगा। आप चाहिएगा कि हम साउथ इंडिया को भी वैसे ही रूल कर ले जैसे नॉर्थ इंडिया को करते हैं, तो ये मुश्किल है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पायर। मौर्य डायनेस्टी का जो कैपिटल है वो उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्रा यानी कि प्रेजेंट डे बिहार तक सीमित था। ये लोग बार बार पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाते थे क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा लोकेशन था। तो मौर्य डायनेस्टी का जो एरिया था पाटलिपुत्रा, वो डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था किसके, एम्पायर के, एम्पायर के, यानी कि महाराज के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था। ऑफिशियल्स इंक्लूड किया जाता था। ऑफिशियल्स को क्या किया जाता था, ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट किया जाता था। किस चीज के लिए, टू कलेक्ट द टैक्स। किससे टैक्स कलेक्ट करते थे, फार्मर से, हर्डरर्स से, क्राफ्ट्समैन से, फिर आप देखेंगे ट्रेडर्स से। विलेज में अलग टैक्स, टाउन में अलग टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स नहीं देगा या राजा के बातों को नहीं मानेगा उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट भी दिया जाता था, और ये ऑफिशियल्स पनिशमेंट भी देते थे। ऑफिशियल्स को खास सैलरी दिया जाता था, जैसे अभी सरकारी कर्मचारी लोग को दिया जाता है। लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता था, और ऑफिशियल्स जो है वो गड़बड़ी ना कर दे, करप्शन ना कर दे, भ्रष्टाचार ना कर दे, पैसा ना चुरा ले, इसलिए ऑफिशियल्स के पीछे स्पाई रखा जाता था, यानी कि जासूस भी राजा रखते थे। फिर आप देखेंगे कि एम्पेरर जो है यानी कि महाराज या राजा जो थे, बड़ा राजा, वो इन सारे ऑफिशियल्स को सुपरवाइज करते थे। किसके थ्रू, अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू, कि देखो ये ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, या रॉयल फैमिली या सीनियर मिनिस्टर्स इस पे ध्यान रखते थे कि ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं। जो दूसरे एरिया थे या जो दूसरे प्रोविंस थे, एरिया थे, उनको प्रोविंशियल कैपिटल जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, इससे रूल किया जाता था। और बाकी पाटलिपुत्रा तो भाई मेन जगह था, वहां से तो राजा खुद रूल करते थे। रॉयल प्रिंस जो होते थे, छोटे नवाब जो हुआ करते थे, उनको गवर्नर बना के इन सारे तक्षशिला, उज्जैन, ये सब जगह पे भेजा जाता था कि जा करके देखिए कि वहां पे ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, टैक्स ले रहे हैं कि नहीं। लोकल कस्टम्स यानी कि लोग जो थे वहाँ के, जो उनका ट्रेडिशन था, कल्चर था, वो वहाँ पे फॉलो किया जाता था, हर हर सिटी में अलग अलग तरीके से। मौर्यास जो हैं वो ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट, यानी कि मौर्य लोगों ने रोड्स पे भी ध्यान दिया था और नदी पे भी अपना कब्जा रखते थे ताकि कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में आसानी हो सके। मौर्य समाज में जो है वो टैक्स तो कलेक्ट होता था, लेकिन टैक्स दो रूप में। एक तो आपको कंपलसरी टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब होता है कि आपको देना है तो देना है, ये फिक्स कर दिया सरकार आपके ऊपर। और मौर्य समाज में क्या लिया जाता था, तो ट्रिब्यूट लिया जाता था। ट्रिब्यूट क्या होता है, तो ट्रिब्यूट भाई अपने मन से दिया जाता है। कोई लाया मेरे लिए, राजा के लिए गिफ्ट दिया, तो वो ट्रिब्यूट हो गया। यानी कि मौर्य टाइम में दोनों ही
एक्सेप्ट किया जाता था। नेक्स्ट चीज ये है, आप देखिए यहाँ पे ट्रिब्यूट का मीनिंग दिया हुआ है। व्हाट इज अ ट्रिब्यूट? तो अनलाइक टैक्सेस, यानी कि जैसा टैक्स होता है उसके जैसा नहीं, कि रेगुलर बेसिस पे कलेक्शन नहीं होगा। ट्रिब्यूट क्या होता है? तो ट्रिब्यूट कलेक्ट होता है जैसा लोग से जो पॉसिबल हो सके और जो उनको देने का मन हो वो विलिंगली दें, यानी कि अपने इच्छा से दें। वैरायटी ऑफ थिंग्स, आप ट्रिब्यूट में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, अपना गाय ला के दान किए राजा को, तो ये ट्रिब्यूट होता है, अपने मन से दिया जाता है। लेकिन टैक्स जो होता है वो देना है तो देना है, नहीं दीजिएगा जेल हो जाएगा। अब आते हैं अशोका के बारे में। अशोका एक बहुत ही यूनिक रूलर था। क्यों था? क्योंकि उसका कहानी बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना। अशोका मौर्य डायनेस्टी का बहुत ही फेमस राजा है। फर्स्ट रूलर, एक ऐसा पहला रूलर जिसने अपना मैसेज, खास मैसेज, वो इंस्क्रिप्शंस पे लिख करके, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पे लिखा जाता है, फोटो देख लीजिए, ऐसे लिख करके अपना मैसेज लोगों तक उसने पहुंचाया। और ये इंस्क्रिप्शन प्रकृत में लिखे होते थे, और इसका स्क्रिप्ट क्या था? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुआ। भाषा क्या था? प्रकृत था, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वो लिखा होता। क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा कि अशोका के द्वारा लिखा गया इंस्क्रिप्शन किस स्क्रिप्ट से बिलोंग करता था? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। क्या लैंग्वेज था? तो प्रकृत लैंग्वेज था। अशोका का जो युद्ध हुआ, जिसमें उसने अपना युद्ध छोड़ दिया, आज के बाद ऐसा बोला कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो युद्ध कौन सा था? तो कलिंगा नाम का एक जगह है जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा में पड़ता है, वहां पे ये युद्ध हुआ था। कलिंगा किसका नाम है? तो कोस्टल उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में जो तट है, समुद्र के किनारे जो जगह है, उसको हम लोग कलिंगा पहले संस्कृत में बोलते थे। अशोका ने कलिंगा पे युद्ध किया, कलिंगा पे अपना विजय प्राप्त किया। कनकरर का मतलब होता है जीत हासिल किया। किस पे? कलिंगा ने। युद्ध में जब उसने इतने बड़े स्तर पे युद्ध किया, तब उसने ये डरावना सीन देखा, लोगों को मरते हुए देखा। और वहां पे ऐसा कहा जाता है कि कलिंगा में इतने लोग मारे गए थे जहां पे खून की नदियां बह रही थी, है ना, आप यहाँ फोटो में देखिए। और वो खून का नदी, लोगों का मृत्यु देखकर अशोका के मन में जो है एक दया का भाव आता है, और फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो आज के बाद कोई भी वॉर, नो मोर वॉर, कोई भी फाइट नहीं करेगा। पूरे इतिहास को उठाकर देख लीजिए, एक ऐसा राजा जिसने कलिंगा को जीता, एक जगह को जीत लिया, लेकिन फिर भी युद्ध छोड़ दिया। भाई जीतने के बाद तो लोग और हथियार लेते हैं, लेकिन राजा किंग अशोक ने जीतने के बाद भी युद्ध नीति को त्याग दिया। अशोका का धम्मा क्या है? तो भाई हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कलिंगा में युद्ध हुआ और अशोका ने वायलेंस छोड़ दिया, यानी कि तलवार नीचे रख दिया। तो अब वो कुछ अहिंसा, यानी कि नन वायलेंस का रास्ता अपनाया उसने। और वो क्या था? वो था बुद्ध धर्म। ठीक है, तो अशोका का ये कहना था कि डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिपिंग ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। उसका ये कहना था कि किसी को मारो नहीं, सेक्रीफाइस क्यों करना है, किसी भी जानवर को क्यों मारोगे। इसीलिए अशोका ने क्या किया था? बुद्ध धर्म को अपना लिया। उसमें उसने क्या किया? अपने सब्जेक्ट्स को, यानी अपने प्रजा को ये बताने का कोशिश किया, बार बार उनको जगाने का कोशिश किया कि आप जो दूसरे को मारते हैं, युद्ध करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये मत कीजिए, है ना, और अपने और जानवरों के प्रति भी अच्छा रहिए। ये सारा उसने लोगों को बताया और समझाया, और इसी प्रोसेस को, किसी को कुछ समझाना, धर्म का काम करना, उसको बताना, इसी को बोला जाता है क्या? धम्मा, है ना। और जब इस चीज को अशोका ने दिया तो इसको अशोकास धम्मा बोल दिया गया। लेकिन इस काम को करने में अशोका को बहुत सारा प्रॉब्लम भी ये करना पड़ा, देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट, बहुत सारे लोग हैं वो डिफरेंट, इतना बड़ा एम्पायर है तो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, तो क्यों मानेंगे अशोका का बात? सुनता था, एक कान से निकाल देता था। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, एनिमल सेक्रीफाइस होता था, लोगों को स्लेव बनाया जाता था, सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता था, झगड़ा होता था परिवार में, है ना, नेबर्स में झगड़ा होता था। तो ये सारा प्रॉब्लम था अशोका के सामने। इसीलिए अशोका क्या करते थे? अशोका का ड्यूटी ये था कि वो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे।
इसके लिए उसने क्या किया, ऑफिशियल्स नियुक्त किया, और इन ऑफिशियल्स को धमा महामता बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने धामा पहुंचाने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों तक, उस मैसेज को क्या कहते थे, तो उस मैसेज को अशोक धामा कहते थे। और इस मैसेज को पहुंचाने के लिए अशोक ने जिन ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था उनको, उसका क्या नाम था, तो उसका धमा महामता नाम था। ये धमा महामता, ये ऑफिशियल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और अपना टीचिंग लोगों को धमा के रूप में सुनाते थे और बताते थे कि राजा ने ये कहा, आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन सारे मैसेजेस को, ताकि वो बहुत दिन तक रहे और लोग पढ़ सके कि हाँ ये राजा ने भेजा है, इन सारे मैसेजेस को इंस्क्रिप्शंस और रॉक पे लिख दिया जाता था, बड़े बड़े चट्टानों पर इसको अंकित कर दिया जाता था। भाई अशोकाज का धम्मा प्रिंसिपल क्या है, इसका फोटो मैंने लगा रखा है कि द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा वर नॉन वायलेंस, किसी को मत मारिए, सभी धर्मों के खिलाफ एक भावना रखिए, टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट, माता पिता का बात मानिए, ब्राह्मण, टीचर और पुजारी लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए, लिबर्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पे दयालु रहिए, और अपने नौकर इन सब का रिस्पेक्ट कीजिए, है ना, ये सारा चीज। He instructed his officials to read his message to those who could not read to themselves. उसने अपने मंत्रियों को यहाँ तक कहा कि भाई जो मैसेज को नहीं पढ़ सकता है उसको आप लोग पढ़ के सुनाइए। हर कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो जो नहीं पढ़ सकता है उसको पढ़ के सुनाइए, लेकिन उसको ये समझाइए मेरा जो मैसेज हम दूसरे को देना चाहते हैं। वो मैसेंजर लोगों को भी भेजता था, ठीक है, आप देखेंगे तो वो क्या करता था, मैसेंजर लोगों को भी भेजता था। ही ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू सेवरल आइडियाज अबाउट धमा टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया। भाई विदेशों में भी वो मैसेंजर्स भेजता था और लोगों तक ये बात पहुंचा, यहाँ तक कि श्रीलंका में उसने अपनी बेटी को भेजा था कि लोगों तक ये इस बात को पहुंचाने के लिए कि हाँ अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस क्या है, आप भी बुद्ध धर्म को अपनाइए या अहिंसा का मार्ग, आप हिंसा का मार्ग छोड़ के अहिंसा को अपना लीजिए। अब चूंकि उसने वायलेंस छोड़ दिया तो अब कुछ तो अच्छा पुण्य काम करना था, इसलिए राजा अशोक ने रोड बनवाया, वेल्स बनवाए, रेस्ट हाउस बनवाए, ताकि रोड बनेगा तो लोग चलेंगे, पुण्य का काम हुआ। वेल्स खोदा क्योंकि ताकि प्यासे लोग पानी पिएंगे, है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोगों के लिए, यहाँ तक कि आप देखिए अशोका ने जानवरों के लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल खुलवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ये बहुत ही एक ऐसा कोई राजा नहीं था जिसने कलिंगा को जीतने के बाद पहले तो छोड़ दिया, उसके बाद साधु बना तो ऐसा साधु बना कि पूरी दुनिया में आज तक उसका नाम है। जानवरों के लिए भी आदमी ये अस्पताल खुलवाता है, ठीक है। चलिए चैप्टर खत्म हो गया। वी होप यू लाइक द चैप्टर। इसमें बेसिकली हम लोगों ने अशोका के बारे में पढ़ा, अशोका के फैमिली के बारे में जाना, और अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन से ऑफिशियल्स वो लगाता था, और अशोका ने कैसे कलिंग युद्ध को छोड़ दिया और एक अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। सो कीप लर्निंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री लेकर के आएंगे। आप वीडियोस को बार बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आपको चीज़ें देर तक, बहुत दिनों तक याद रहेगी। तो जिन बच्चों ने वीडियोस को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।